क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसा मिशन जो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को रोक सकता था? भारत की रॉ और इजराइल की मोसाद मिलकर उसे अंजाम देने वाली थी, लेकिन आखिरी समय में सब कुछ अचानक रुक गया। आखिर क्यों? क्या सच में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की वजह से ये मिशन फेल हो गया था? क्या उन्होंने पाकिस्तान को गुप्त जानकारी दे दी थी? हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो इतिहास, राजनीति और जासूसी की दुनिया को जोड़ती है। 1970 का दौर था। 1971 की हार के बाद पाकिस्तान ने फैसला किया कि अब उसे परमाणु शक्ति बनना है। पाकिस्तान के इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान, जिन्हें पाकिस्तान परमाणु शक्ति का पितामह माना जाता है। अब्दुल कादिर खान ने यूरोप से तकनीक जुटाई और पाकिस्तान में एक गुप्त न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हुआ। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा था। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ और इजराइल की मोसाद दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। इस प्लान का मकसद था पाकिस्तान के कहूटा न्यूक्लियर प्लांट को नष्ट करना और उसकी प्रगति को रोकना। दरअसल इस प्लांट में यूरेनियम इनरिचमेंट हो रहा था। अगर ये सफल हो जाता तो पाकिस्तान परमाणु बम बना सकता था। कहूटा रिसर्च लैब ये पाकिस्तान का सबसे गुप्त परमाणु केंद्र था। यहाँ की सुरक्षा बेहद कड़ी थी और हर समय ISI यहाँ की हर गतिविधि पर नजर रखी हुई थी। रॉ के एजेंट भी वहाँ की जानकारी जुटाने में लगे थे, जैसे नक्शे, सुरक्षा व्यवस्था और वैज्ञानिकों की गतिविधियां। मोसाद इस ऑपरेशन में तकनीकी मदद दे रही थी। योजना ये थी कि इजराइल के फाइटर जेट, संभवतः F-16 फाइटिंग फाल्कॉन या अन्य एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके कहूटा प्लांट पर एयर स्ट्राइक की जाएगी। भारत से लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलना था, जैसे एयर स्पेस, इंटेलिजेंस और बैकअप। यह ऑपरेशन अगर सफल होता तो पाकिस्तान का परमाणु बनाने का सपना कई सालों पीछे चला जाता। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, लेकिन उनकी नीति बिल्कुल अलग थी। वे जासूसी और गुप्त ऑपरेशनों के खिलाफ थे। वे पाकिस्तान के साथ शांति चाहते थे। मोरारजी देसाई साल 1952 से 1956 तक तत्कालीन बॉम्बे राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल में वाणिज्य और उद्योग के अलावा वित्त मंत्रालय का जिम्मा भी संभाला था। 1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद वो प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में सबसे आगे रहे थे, मगर उन्हें मौका नहीं मिला। वो 1967 में इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री भी रहे। फिर साल 1969 में इंदिरा गांधी ने उनसे वित्त मंत्रालय वापस ले लिया। इसे उन्होंने अपना अपमान समझा। फिर एक दशक बाद राजनीति ने करवट ली। आपातकाल के बाद 24 मार्च 1977 को वो जनता पार्टी के नेता के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री बने। दरअसल मार्च 1977 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के बाद लोकसभा चुनाव करवाए, तो उसमें न सिर्फ उनकी पार्टी की हार हुई, बल्कि वो अपनी लोकसभा सीट भी हार गई। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष ने इमरजेंसी के दौरान भारत की खुफिया एजेंसियों, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ और CBI की भूमिका को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री बनने के बाद रॉ के संस्थापक और प्रमुख रामेश्वर नाथ काउ को पद से हटाने का मन बना लिया था। रामेश्वर नाथ काउ के बाद रॉ के प्रमुख बने के शंकरन नायर अपनी आत्मकथा इनसाइड IB एंड रॉ में लिखते हैं, जनता पार्टी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और खुद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पहले से ही रॉ के खिलाफ धारणा बना रखी थी कि संगठन को इंदिरा गांधी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी। जब भी रामेश्वर नाथ काउ मोरारजी देसाई से मिलने जाते तो वो ये कहकर उनकी बेइज्जती करते कि वह उनका विश्वास खो चुके हैं। शंकरन लिखते हैं कि मोरारजी मुझे भी रॉ में इंदिरा गांधी का एजेंट मानते थे, लेकिन तत्कालीन कैबिनेट सचिव निर्मल मुखर्जी ने उन्हें ये कहकर मुझे रॉ का प्रमुख बनाने के लिए मना लिया कि मैं रॉ के संस्थापकों में से एक हूं। जब मोरारजी देसाई की सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने इस उम्मीद में रॉ के सारे पुराने रिकॉर्ड खंगाल डाले कि उन्हें इस बात के सबूत मिलेंगे कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने इस संस्था का दुरुपयोग किया है। लेकिन इस तरह का कोई भी प्रमाण सरकार की नजर में नहीं आया, सिवाय एक घटना के।
जनता सरकार को वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक की फाइलों में कुछ ऐसी सामग्री मिली जिससे उम्मीद बनी कि रॉ, रामेश्वर काओ और शंकरन को एक मामले में उलझाया जा सकता है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख रहे बी रमन भी अपनी किताब द काउबॉय एंड रॉ में लिखते हैं। इन फाइलों से पता चला कि इमरजेंसी के दौरान नायर को स्विस बैंक के एक खाते में 60 लाख यानी $6 मिलियन जमा करने के लिए जिनेवा भेजा गया था। जनता सरकार को शक था कि ये पैसा संजय गांधी के गुप्त खाते में जमा कराया गया था। जांच करने पर पता चला कि दरअसल ये खाता एक ईरानी मिडिलमैन राशिद यान का था, जो ईरान की शाह की बहन अशरफ पहलवी का दोस्त था। भारत सरकार ने ईरान से सस्ती दरों पर कर्ज दिलाने के लिए इस व्यक्ति की सेवाएं ली थी और उसे इसकी फीस यानी कमीशन के तौर पर $6 मिलियन का भुगतान किया गया था। इंदिरा गांधी चाहती थी कि इस पूरे मामले को गुप्त रखा जाए, इसीलिए विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की बजाय रॉ की सेवाएं ली गई थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहला मौका था जब किसी विदेशी व्यक्ति को दिए जाने वाले कमीशन की स्वीकृति प्रधानमंत्री ने स्वयं दी थी। जब ये तथ्य मुरारजी की नजर में लाए गए तो उन्होंने मामले को और ज्यादा तूल नहीं दिया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि मुरारजी देसाई के जहन से ये शक कभी नहीं मिटा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का विरोध करने वाले लोगों को तंग करने के लिए रॉ का इस्तेमाल किया था। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने रॉ में बड़े पैमाने पर छटनी का फैसला कर दिया। जब शंकरन नायर को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने मुरारजी देसाई को समझाने की कोशिश की कि इससे न सिर्फ रॉ के कर्मचारियों के मनोबल पर बुरा असर पड़ेगा, बल्कि रॉ के एजेंटों की नजर में उनकी विश्वसनीयता भी कम हो जाएगी। इस शुरू में जनता सरकार ने रॉ के बजट में 50% की कटौती कर दी थी, जिसकी वजह से रॉ को अपने कई जासूसों की सेवाएं समाप्त करनी पड़ी। नई जासूसों की भर्ती पूरी तरह बंद हो गई। विदेशों में कई स्टेशनों के कई डिवीजनों को बंद कर दिया गया। इन सब का परिणाम ये हुआ कि रॉ फिर से एक छोटा संगठन बन गया, जो वो साल 1971 तक हुआ करता था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि मुरारजी भाई देसाई का मानना था कि भारत की इंटेलिजेंस संस्था रॉ को इंदिरा गांधी ने राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग किया था। वो रॉ को इंदिरा गांधी का प्रेटोरियन गार्ड कहते थे। उन्होंने अपने शासनकाल में रॉ के बजट को इतना कम कर दिया जिससे रॉ के लिए अपने ऑपरेशन चलाना बेहद मुश्किल हो गया। फिर मई 1974 में भारत के ऑपरेशन बुद्धा में परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान भी परमाणु कार्यक्रम शुरू कर चुका था। रॉ ने अपने जासूसों के जरिए पता लगा लिया था कि पाकिस्तान ने काहुटा में परमाणु संयंत्र बना लिया है। रॉ में कई साल तक काम कर चुके मेजर जनरल वीके सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रॉ के एजेंटों ने काहुटा के हेयर कटिंग सैलून से पाकिस्तान न्यूक्लियर साइंटिस्टों के बाल हासिल किए थे। भारत में जब इसकी जांच हुई तो बालों में रेडिएशन की पुष्टि हुई थी। इससे पता चला था कि पाकिस्तान यूरेनियम को एटम बम के लिए प्रोसेस कर चुका है। 1977 में एक रॉ एजेंट ने पाकिस्तान के काहुटा में बने परमाणु संयंत्र का नक्शा हासिल किया था। ये नक्शा उन्हें काहुटा के एक वैज्ञानिक से मिला था, जिसने इस नक्शे के बदले $10,000 की डिमांड की थी। उस समय बजट की कमी से जूझ रहे रॉ ने पीएम मुरारजी देसाई को इसकी जानकारी दी और $10,000 की डिमांड की, मगर मुरारजी देसाई ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। मेजर जनरल वीके सिंह और रॉ में काउंटर टेररिज्म के प्रमुख रहे बी रमन ने भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि की है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई ने उस समय के पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक को अनौपचारिक बातचीत में रॉ के पाकिस्तान परमाणु कार्यक्रम को लेकर चलाए गए ऑपरेशन काहुटा के बारे में जानकारी दे दी। उन्होंने जिया उल हक से कहा कि भारत को काहुटा और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में अच्छी तरह से पता है। उनकी बातचीत के बाद जिया उल हक के कान खड़े हो गए। फिर ऑपरेशन काहुटा में शामिल रॉ के एजेंटों का सफाया कर दिया गया। इसके साथ ही रॉ का विदेशी धरती पर चलाया गया सबसे महत्वाकांक्षी अभियान ऑपरेशन काहुटा का चैप्टर भी क्लोज हो गया। फिर साल 1990 में
मुरारजी देसाई को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। मुरारजी देसाई पर लगे आरोप आज भी विवादित हैं और भारत और रॉ के एजेंट्स की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। दरअसल जासूसी की दुनिया में सच्चाई कभी पूरी तरह सामने नहीं आती और कई कहानियां हमेशा अधूरी रह जाती हैं। ये कहानी भी उन्हीं में से एक है जहां सच, राजनीति और रहस्य तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपको ऐसी ही हिडन हिस्ट्री और सीक्रेट मिशन की कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।